बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवाई दूं कि मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज निसाफ ज़कार रिजवान रज़ी साहब, अहमद वलीद साहब, जवाद फैज़ी साहब और फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में हमारे से शामिल गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं आज होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से। तो हमने देखा कि बहुत से खदशात और एतराज़ात के बाद अब आज हुकूमत और तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ और यूं तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने दो अलग अलग कमीशन और असीर कारकुनान की रिहाई पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। चार्टर ऑफ डिमांड में पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई ने अपने मुतालबे में हुकूमत को 7 रोज़ का टाइम फ्रेम दिया है, तो दूसरी जानिब पीटीआई की तरफ से तहरीरी मुतालबात मिलने के बाद हुकूमती मुशीरान और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मालूम ऐसा होता है कि वो पीटीआई के किसी मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्ला ने कहा कि पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इन मामलात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का कोई जवाज नहीं बनता। हुकूमती नुमाइंदगान ने इस बात पर भी एतराज़ उठाया कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर चुकी है, मजीद रिव्यू की जरूरत नहीं, जबकि जिन कैदियों को मिलिट्री कोर्ट से सजा हो चुकी और जिनके केसेस अदालत में हैं उन पर गौर करना किसी भी कमीशन का काम नहीं है। यानी कि आज तीसरी नशिस्त के बाद मुज़ाकरात की कामयाबियों के इम्कानात मजीद मखदूश हो चुके हैं। दूसरी जानिब आज बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा बातचीत का भी एतराफ़ किया, लेकिन जरा इस बात को दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रहने का कहा गया। कल रात कतर में हमास और इसराइल में एक अमन मुआहदा भी तय पाया है। इस मुआहदे के अहम नुकात क्या हैं और इसके असरात क्या होंगे फ़लस्तीनियों पर, प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे दौर के हवाले से। अहमद वलीद साहब, फ्रूटफुल लग रहा है आपको? क्योंकि एक कहा जा रहा था कि आप अपने जो मुतालबात हैं इन राइटिंग हमें प्रोवाइड करें। जिस वक्त मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया गया और अयाज सिद्दीक साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, ऐसा लगा कि कुछ मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन जब इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सना और इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा कि मामलात इसके बरक्स है। आपको आज की डेवलपमेंट से क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जब से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत की अदम दिलचस्पी उसी वक्त से नज़र आ रही है। आपने गौर किया होगा कि हुकूमत जो है वो बस देख रही थी कि अच्छा जी मुज़ाकरात कर लेते हैं जी, आपसे मुलाकात हो जाएगी, आप पहले तहरीरी तौर पर दें अपने मुतालबात, फिर वो तहरीरी तौर पर आ गए। अब उन्होंने जैसे आपने कहा कि उनके जो जुडिशल कमीशन के जो मुतालबात हैं वो तो बिल्कुल सिरे से उन्होंने रद्द कर दिए कि इस पे कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, ख़ास तौर पर 9 मई के जिनमें सज़ाएँ भी हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो ये मामला जो हैं लग नहीं रहा कि दुरुस्त समत में जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो पहले से इसको गैर संजीदा ले रही थी और अब आपने देखा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो तमाम उनके रिटर्न मुतालबात हैं उसके ऊपर पानी फेर दिया। अब समझ नहीं आ रही कि आगे फिर अगला दौर जो है। वलीद साहब, ये जो दो मुतालबात हैं जिनको तफसीली तौर पर इन्होंने आज राइटिंग भी दिया है, ये मुतालबात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के पहले रोज से कह रही है और उससे भी पहले का कह रही है कि जब भी हम मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो ये हमारे दो मुतालबात हैं। आज जब तहरीर तौर पर लिखकर भी दे दिए, उसके बाद फिर दोबारा निगेट कर रही है जो हुकूमती कमेटी है, तो सर फिर तस्लीम कर लें कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो मांग रहे हैं पहले दिन से रोज़े अव्वल से बता दें। बिल्कुल, उनको वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए था कि जो आपके ये मुतालबात हैं कि असीरान बानी पीटीआई समेत तमाम की रिहाई और उसके बाद ये 2 मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन, तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मजीद बात कर रही है तो आप बताएं, हम उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपके मुतालबात हैं इनके ऊपर हमारे बस में नहीं है या हम कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये मामला जैसे आज उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अदालतें जो है सजाएं दे चुकी हैं, सारे मामला क्लियर हो चुके हैं, तो हम इसमें क्या हेल्प करें। तो इस पे हुकूमत को पहले से चाहिए था कि रिटर्न मुतालबा करने की बजाय मे भी इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी हो, लेकिन ये क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे और इत्तेहादियों के सरबराहान से भी उसके ऊपर फिर उसके बाद बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस टॉक करके आज पैगाम ये दे दिया है कि वो हम ये नहीं कर सकते, अफोर्डेबल ही नहीं है। बिल्कुल, उनकी जो उम्मीदें थी कि तहरीक इंसाफ एक मुस्बत पहलू अपना शो कर रही थी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो मुतालबात मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए
काबिल तस्लीम नहीं है। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मीडिएटर का किरदार अदा किया सरदार अयाज सादिक साहब ने, उनकी गुफ्तगू सुनकर तो ऐसा लगा था कि जैसे मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नजर आ रही है और हुकूमत का लबो लहजा भी कुछ ऐसी नजर आ रहा था। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं, मीडिया टॉक पर आते हैं, तो इसके बरक्स बातें करते हैं। फिर दूसरा जो तहरीरी मुतालबा दिए गए, उसको कहा गया है कि ये चार्ज शीट है। आपको भी ये चार्ज शीट ही नजर आती है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर इस तरह की नेगेटिव गुफ्तगू या सादिक साहब करते तो फिर मैं भी समझता या और बाकी लोग भी कि नहीं, ये मामला नो गो है और ये मामला आगे चलने नहीं लगा और शुरू से ये स्टॉल हो गया। लेकिन मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं है। नेशनल असेंबली के स्पीकर या सादिक साहब एक जिम्मेदार शख्सियत है और पीटीआई ने उनके अपना ट्रस्ट भी रिपोज किया है। उनका अभी तक तो न्यूट्रल उनका स्टैंड सामने आ रहा है। और देखिए, मैंने वो चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़े हैं। आप उनको चार्जशीट कहें, ये चार्टर ऑफ डिमांड कहें, आप कॉल इट चार्टर ऑफ डिमांड। लेटर के शुरू भी वो है भी, उसी के टाइटल भी यही है उसका। तो देखिए, उसमें सियासत में गिव एंड टेक होती है। ये बात सही है कि 9 मई के मामला जो है वो आगे चल गए, अपना कोर्ट्स तक चले गए, कुछ सजाएं होगी मिलिट्री कोर्ट में, बाकी यहाँ पे चल रहे हैं, एटीसी पे चल रहे हैं। तो उस पे अगर इस वक्त कमीशन बनता है तो एक और कैफियत क्रिएट हो जाएगी। लेकिन 26 में जो है 26 दिसंबर 26 नवंबर 24 से 27 उन्होंने कहा है, उस पे तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उसमें तो कोई अभी सर वैसे मेरा तो मानना ये है कि बन तो 9 मई पर भी सकता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि सर बनने पर आए तो बन तो 9 मई पर भी सकते हैं। हम मान भी लें, एक तरफ के मिलिट्री कोर्ट जो है वो सजाएं सुना चुकी हैं, वहां पर मामला जो है वो आखिरी मराहिल में है, तो एक तरीके से तो पूरे का पूरा यूं कह लीजिए कि दस्तावेजी सबूत भी होंगे ना, वीडियो सबूत भी होंगे, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस, डिफरेंट चैट्स, ये वो। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ताज्जुब की बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले से तैयार है। तो चलिए ये वाली ख्वाहिश भी पूरी कर दे लगे हाथ। देखिए, आईडी स्पीकिंग, यस, वो भी होना चाहिए। लेकिन फिर मैं बात ये कि अगर गवर्नमेंट को उसमें मुश्किलात पेश आ गई है, कोई मसलत है, कोई कंपल्शन है, तो देखें वही बात है कि अगर एक कमीशन नहीं बन सकता तो चले फिर दूसरा कमीशन बना दें, ताकि कम से कम पीटीआई को भी थोड़ी सी तसल्ली हो। तो जो इस वक्त हॉटेस्ट केस है वो 26 नवंबर है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है, चाहे पाकिस्तान के बाहर, जिस तरह पीटीआई वाले लोगों ने एक बहुत बड़ा इसकी वजह से इशू क्रिएट हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे कहा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये जो चार्टर डिमांड आई है, ये एन स्पीकर साहब ने गालिबन कहा है कि ये अब जाएंगी कमेटीज के पास, और कमेटीज जो है एग्जामिन करेंगी और 27 एक हफ्ते के बाद फिर इसका फॉर्मल रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा। तो फिर ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि ज्यादा बेहतर यही होता कि इरफान सिद्दीकी साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी थोड़ी सी समझदारी का सबूत देते, खामोश रहते, मतलब कहते हैं कि लेट द कमेटी डिसाइड, पहले जाता तो सही सरबराहान के पास भी, तो पीएम साहब भी डेफिनेटली देखेंगे और जो कायद मुस्लिम लीग नून है वो भी देखेंगे, जरदारी साहब को भी रुजू करेगी उनकी पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं और बाकी जो भी इत्तेहादी रहनुमा हैं। लेकिन एक में बिल्कुल जनाब, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन एक मैं बात कहता हूँ कि मैंने जैसे आज मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, यही बहुत बड़ी पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है हमारे लिए कि कम से कम मुज़ाकरात हो रहे हैं। राइटिंग में डिमांड इस स्टेज तक हम पहुंच गए कि कोई स्पॉयलर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड के हों, पीएमएलएन की साइड से हों, या बाहर लोग बैठे हों। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वो स्पॉयलर्स वाला ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है। और खासकर मैं देखें, जो बेशक चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आर्मी चीफ साहब ने केपी में जो मुलाकात की है, मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे डिटेल में इस पे गुफ्तगू करूंगी, मैं आऊंगी इस मामले पर भी आपकी तरफ। अभी मुझे इसी मामले को आगे लेकर बढ़ने दीजिए। रिजवान रज़ी साहब, सर ये बताइएगा कि जो आज चार्टर ऑफ डिमांड कहा जा रहा था कि पेश किए जाएंगे, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आगाह तो थी कि जुडिशियल कमीशन मांगे जा रहे हैं दोनों उस पे, और असीरान की रिहाई भी मांगी जा रही है। सर इतना मुश्किल है क्या गवर्नमेंट इसमें से कुछ नहीं दे सकती? और आपको नहीं लगता कि बहुत अर्ली स्टेटमेंट थी जो पास ऑन की गई इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से भी, राना सना की तरफ से भी, जबकि वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इजहार कर चुके हैं कि अभी कमेटी में इसको डिस्कस किया जाएगा, फिर हम देखेंगे और जवाब देंगे। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि पीटीआई जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट देती है, हमारे मीडिया पर्सन तबसरा निगार बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि दिस हुकूमत को तुन के रख दिया हुकूमत को। की बात कर कोई स्टेटमेंट दे, ठीक है,
अगर उस स्टेटमेंट का कोई रिस्पांस दिया जाए आगे से PMLN या किसी और पार्टी की तरफ से, तो देखें जनाब आप जब्त नहीं कर सकते थे थोड़ी देर के लिए, आपने मुज़ाकरात स्पाइल कर दिए। मुज़ाकरात अंदर हो रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए तहरीरी डिमांड दी गई है, तहरीरी डिमांड का जवाब तहरीरी तौर पे आएगा। रियासत ने जिम्मेदारी के साथ जवाब देना होता है। कमेटी जो बनी है उसके अंदर अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर रखे ही इसलिए गए हैं कि इनकी डिमांड है कि एक बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, तो वो कानूनी और आईनी पोजीशन साबित करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो बनाना है ना, इन्होंने तो मुतालबा करना था ना, सिर्फ हुकूमत ने तो एग्जीक्यूट करके इन प्लेस करना है। तो वो लॉ को भी पेश नजर रखा जाए, अदालती लिमिटेशन को भी पेश नजर रखा जाए, और उसके लिए अब हुकूमत ने एक हफ्ते का टाइम मांग दिया। देखिए उस पार्टी ने सर अगर टाइम मांगा है तो मांगने से पहले जिस किस्म का तासुर दिया गया, आपको नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाता बेहतर होता? मैं यही है तो मैं पहले बात पूरी कर लूं। अब देखिए रिटर्न जो डिमांड्स हैं उनका रिप्लाई भी रिटर्न ही आएगा। एक बात ठीक है, आज पीटीआई इस मौजू पे गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सकी कि आज उनके चेहरे के ऊपर एक नूर बरस रहा था। वही नूर जब राहील शरीफ साहब से बानी पीटीआई मिलने गए थे धरने के दौरान, तो वो उनके चेहरे पे था। आज आप भी चाह रहे हैं कि आप बोलकर सिर्फ उसी मौजू पर बात करें, इस पर आपने नहीं कहा। आज वो नूर बरस रहा था, आज वो नूर बरस रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस मौजू पे बात नहीं की। आज देखें पूरी पीटीआई ने इस मौजू पे बात नहीं की, वो उसको किसी और मौजू, चले हम ऐसे कर ले, किसी और मौजू को सेलिब्रेट कर रहे थे। अगर वो करते तो आज मामला फिर बैलेंस होना था। लेकिन जो इनकी राय है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की है, मेरा ख्याल है उसे जाती राय समझा जाए, क्योंकि अगर वो हतमी राय है, ठीक है, हाँ, या होती हतमी राय तो हमें वो जॉइंट एलामी की सूरत नहीं नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर वो उनकी एज ए मेंबर ऑफ कमेटी भी हतमी राय है ना, तो फिर मुज़ाकरात तो करने की जरूरत ही बाकी नहीं बचती ना। और अगर मुज़ाकरात कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर ये राय जो है इसे इररेलेवेंट समझना चाहिए। जवाद फैसल साहब ये बताइएगा कि अगर तो ये जाती हैसियत में भी इन राय को लिया जाए, जो भी अपनी आरा का इजहार किया गया इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से या राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब मुशीर बराए वज़ीर आज़म है, ये बड़ा एक लाइमलाइट में रहने वाला ओहदा है, कोई आम ओहदा नहीं है, और इससे पहले भी वो साबिका अदवार में जिन पोस्ट पर रह चुके हैं, तो उनकी गुफ्तगू को बड़ा मलहूज़े खातिर रखा जाता है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और पोलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। नाउ प्लीज कम टू द ये मुज़ाकरात जो डायलॉग चल रहे हैं, तो सर तासुर फिर क्या गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मतलब ये नहीं कि इससे एक कम से कम आपने अपना इरादा तो बता दिया ना, कहीं अपनी नीयत का तो इजहार कर लिया अपनी। मैं आपका जो सवाल है पर्टिकुलरली मैं इसको अपनी गुफ्तगू के मुख्तसर गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में दूंगा और आप समझ भी पाएंगे। असल इशू ये आपने कहा कि जी दो मुतालबात, और क्या हर्ष साहब ब्रिगेडियर साहब से सवाल कर रही थी कि ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। ये तो खेलने को चांद मांगते हैं, इनकी तो ख्वाहिशें खत्म ही नहीं होती और हर ख्वाहिश पे दम निकलने वाला मामला, कितनी ख्वाहिशात पूरी की जाए, एक बात। दूसरी बात, 4 मुतालबात थे कि पहले साडा बानी छड़ो उसके बाद अगली बात होगी। आ गए ना वो वहां पे कि 2 मुतालबात हैं, और ये टेक्निकली जो है भी नहीं पूरे करने को राजी हो रही, आप तो 4 की बात कर रहे हैं। मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं कहता हूं एक भी पूरा नहीं होगा, ये मुज़ाकरात करते रहेंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा था, उन्होंने कह दिया था जी बेशक 190 मिलियन पाउंड का जो मर्जी फैसला है हमारे खिलाफ भी है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इनके अपने पाउंड का जिक्र किया तो कुछ खबरें ये भी आ रही है कुछ घंटा पहले की कि कल अडयाला जेल में जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया, गालिबन कोई 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। जी 11:30 बजे, 12 बजे टल खड़क जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अगली मैं बात आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीजें हुई है ना, देखिए अदालतों में मामलात हैं, उनके फैसले वहीं से आने हैं। और मैं अब मैं फिर चाहूंगा मैं दोस्तों को सुनता रहूं। आपने जो पूछा राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से और बरादर इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से, देखिए रजी साहब जिस तरह फरमा रहे थे ना, ये सियासत है, इधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है, और इन्होंने गुफ्तगू करते ही रहना है। बाकी उन्होंने ये जो कल से जो खबरें चल रही थी और जिसके बाद आज जवाब भी आ गया, जिसको आप अगले मरहले में जिस पे गुफ्तगू करेंगी, तो उन्होंने कह दिया अच्छा ए गाले ते हाफिज खुदा तुम्हारा, हुन तुसी आप कर लो जो करना जे, देखी जाएगी जो होएगा। लिहाजा ये अब ये हो गया, क्योंकि पहले अब्बा जी थे, अब तो खुदा तक बात जाएगी ना।
चलें ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, इसी को मैं मजीद कंटिन्यू भी करूंगी। और ये तो वो मुज़ाकरात है जो आपके और मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं। कुछ वो मुज़ाकरात भी हैं जिन्हें हमारा यूं कह लीजिए कि अजहान हमारे जानते हैं या बाखबर ज़राए ये खबर रखते हैं, लेकिन सामने जो है वो कुछ नज़र नहीं आता। कुछ इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी मंजर आम पर आई हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने भी बहुत कुछ कहा। इस सिलसिले में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक। और आपने बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी। कुछ बैकडोर राब्तों के हवाले से भी उन्होंने तस्दीक की है। और अलीमीन गंडापुर साहब पहले तो तरदीद करते हुए नजर आ रहे थे, जब बैरिस्टर गौहर साहब ने एक्सेप्ट किया तो अलीमीन साहब ने भी एक्सेप्ट किया। और फिर जब अडियाला जेल में बानी पीटीआई से इस बारे में कुछ सहाफ़ियों ने बातचीत की, उन्होंने पूछा कि क्या आप इस मुलाकात के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात में बातचीत क्या हुई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन की जो मुलाकात है वो बड़े एक अहम ओहदे पर मौजूद बैठे एक शख्सियत से हो चुकी है, जिसको बाद में फिर हमने ये भी देखा कि कहा गया कि इन मुज़ाकरात के हवाले से या इस गुफ्तगू के हवाले से इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में वहाँ से कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया गया कि अमनो अमा की सूरत हाल पर बातचीत हुई, लेकिन इन मामलात पर बातचीत नहीं हुई। ब्रिगेडियर साहब, अब मुझे ये बताएगा सर कि कहा ये जो जा रहा था कि बैकडोर राबते हो रहे हैं और ये बहुत से बाखबर ज़राए इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी इस बारे में बातचीत कर रहे थे, आज इस बात की तस्दीक आ गई। लेकिन साथ ही साथ उस इदारे ने फिर ये भी कहा कि सियासी गुफ्तगू से गुरेज किया गया, अमनो अमा की सूरत हाल पर बात की गई। आपकी बैकडोर होने वाले राबतों को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए जी, ये बैक चैनल या बैकडोर रवाबित है, ये तो काफी अर्से से ये स्टोरी जो है ये सामने आ रही है एट डिफरेंट लेवल। जारी बात है, जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे। तो पहली बात तो ये कि हमें इस चीज को वेलकम करना चाहिए कि मोहतरम आर्मी चीफ ने जाके केपी के अंदर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को एंगेज किया। बेशक वहां पे ज्यादा बात तो ऑब्वियसली दहशतगर्दी पे हुई है, क्योंकि केपी फ्रंट लाइन सूबा बना हुआ और वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो है वो आगे कार्रवाई करें। तो एक तो वो एस्पेक्ट है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ हमारे आर्मी चीफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द केपी, जिसमें जमात इस्लामी के चीफ भी बैठे थे, कि उनके साथ बैठे उनको एंगेज कर रहे हैं। जाहिर बात है वहां सिक्योरिटी मामला पे गुफ्तगू हो रही है, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामला पे बात हो रही है। एक तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। नंबर 2 ये है कि जनाब अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब और गंडापुर साहब के साथ बातचीत की है और जिस तरह वो दोनों लीडर एडमिट कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक खुशहाइंद डेवलपमेंट है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये द आइस इज ब्रेकिंग, द आइस इज ब्रेकिंग। वो लोग जो बिल्कुल खुश नहीं है इस मुलाकात से, इनकारी होना ब्रिगेडियर साहब की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, इस मुलाकात को सियासी रंग ना दिया जाए, इस स्टेटमेंट को फिर आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कोई गुफ्तगू नहीं होती सिक्योरिटी के हवाले से अगर उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट, सियासी अंसर ना हो। वो होता ही, आना ही होता है, दैट इज नेचुरल। तो ये पहली मर्तबा पब्लिकली बैठना विद द केपी लीडरशिप, कि केपी लीडरशिप के साथ बातचीत करना और पब्लिकली बैठना, यही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मैं समझता हूँ हमारे लिए फॉर द केपी प्रोविंस एंड ओवरऑल जो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के जो स्ट्रेट ताल्लुकात है। मैं समझता हूँ, मेरी नजर में, I may be wrong, but I believe कि the ice has melted और ये अच्छा है। This is, और हो सकता है आने वाले दिनों में अपना हमारे आर्मी चीफ जो है वो भी एक खबर आ जाए कि कुछ और हमारे जो टॉप लीडरशिप है बाकी पार्टीज की, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। क्यों नहीं भाई? वो जब हमारे आर्मी चीफ मिलिट्री लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की तमाम मीटिंग में बैठते हैं, जो कि जारी बात है उनका आईनी रोल है, डिफाइंड रोल है, नेशनल मामलात में दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, एडवाइस ली जाती है, बहुत काम इनपुट दी जाती है। तो अगर यहाँ मामला सिक्योरिटी के मामला जो है वो खुद बराह रास्त पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस मुज़ाकरात के ही नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई सियासी रिलीफ हासिल कर पाएगी? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने की स्टेटमेंट भी दी थी ना, उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों के बाद आप इस मुलाकात के नतीजे देखेंगे। देखिए जी, अपना अगर ये जो जिस तरीके से ये डायलॉग चल रहा है, ये बिल्कुल ये मिलिट्री लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर ये नहीं हो सकता।
और ठीक है, और कई दफा पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहा है गवर्नमेंट की साइड से कि जो भी फैसले होंगे हमने उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, हमको उनसे भी बातचीत करें। हमें ये जो डिमांड्स आई हैं, ये जाके गवर्नमेंट के लीडर जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, करना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज बहुत सी इम्प्लीकेशन होती हैं इंटरनल स्टेबिलिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल मामला के ऊपर। जिस वक्त पाकिस्तान एक शदीद किस्म की तनकीद के उसमें आया हुआ है, जो कि कभी हमने पहले नहीं देखा पाकिस्तान की एक्सटर्नल लेवल पे, जिस तरह पाकिस्तान को वो किया जा रहा है। ठीक है, 12 लाख पीटीआई के लोग वहां पे हैं, वो इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन हो तो ना रहा जो हम देख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया, वैलिड पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए, लेकिन रिजवान से मुझे ये बताइएगा कि ये तो बात है कि जब भी उधर मुलाकात होती है तो बुशरा बीबी साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब से राब्ते रहे हैं और ये वहाँ पर भी बातचीत बैकडोर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अब ये पता चला है कि बैरिस्टर गौहर साहब की भी गुफ्तगू हुई, अली अमीन साहब इस मुलाकात के हवाले से जो थे वो तरदीद कर रहे थे, वो तस्दीक नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया उसके आधे पौने घंटे बाद अली अमीन की स्टेटमेंट भी सामने आ गई। तो और उसके बाद फिर जब इदारे की स्टेटमेंट सामने आई, वो भी हमारे सामने ही है, तो हम ये कह लें कि शायद बैरिस्टर गौहर वहाँ की पिंडी वालों की पल्स को सही तरीके से रीड नहीं कर पाए, जिस तरीके से अली अमीन आज तक रीड कर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर। क्योंकि अली अमीन अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो वो ये तासुर नहीं दे रहे कि हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं, वो और उनकी टीम और उनकी पार्टी भरपूर तरीके से तासुर दे रही है, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी में है। अच्छा। कि और वो बयानियां बना रहे हैं टीवी पे बैठ के 7 से लेके रात 12 बजे तक कि जनाब हमारी तो बड़े घर में बात हो रही है। मैं आपको हकायक बता देता हूं, मैंने इसका पीछा किया, आज सारा दिन मैं इस स्टोरी पे काम किया। मुलाकात हुई, बिल्कुल हुई। अच्छा, कहां पे हुई? कोर हेडक्वार्टर में हुई, वहां पे पेशावर के अंदर, जहां पे आर्मी चीफ गए हुए थे। अच्छा, किसकी हुई? उन्होंने कहा कि जैसे आप आते हैं किसी महफिल के अंदर और आप वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, हाथ चाल पूछते हैं, और बैठने से पहले या उठने के बाद इनफॉर्मल तरीके से आप एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे होते हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स हम अटेंड करते रहते हैं। इस तरह हुई। ये दोनों उनके साथ खड़े हो गए कुछ देर के लिए और इन्होंने कुछ बातें की। इतनी की मुलाकात थी। अच्छा। उसमें हेलीकॉप्टर डालना और लेके जाना और लेके आना, वो जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा मसाला हो गया। अच्छा, बड़े जिम्मेदार जराए से मैंने पूरी तफसील ली इस बात की, और एक से नहीं, एक से ज्यादा जराए से पूछा। उन्होंने कहा बस वो मैं तो उधर खड़ा हुआ था, वो मैंने देखा, वो दोनों ने कुछ लम्हों के लिए वो उनके साथ थे और फिर वो वहां से आगे को चल दिए। इस तरह की कोई बात जो है वो मेरे पता चली। अब इसको बयान किया गया कि जैसे कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई है। ठीक है। जैसे कोई बुशरा बीबी भी उस मुलाकात के अंदर शरीक थी। अच्छा। मतलब किसी लेवल के ऊपर तो अभी तक नहीं आया कि नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये लॉन्च किया गया। तो ये खबर शुरू कर दी थी उस तरफ वालों ने कि लेट गए, माफी मांग ली, पैर पकड़ लिए, मतलब जंग ग्रुप नहीं, देखिए जहां से शुरू हुआ है ये मुद्दा, जहां से शुरू हुआ है वो अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली ये बातें नहीं कही हुई, और उसके बाद जियो ने उसको लीड किया है, इमामत फरमाई है इस अफवाह साजी की। खबर का हवाला नहीं दे रही हूँ, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, तो जो उस तरफ के सहाफी हजरात हैं जो इस बयानियों को लेकर चल रहे होते हैं पीटीआई के अगेंस्ट, यकीन जानिए मेरा दिल कर रहा था मैं उनसे पूछूं कि आप इतनी अंदर की खबर लेकर आए तो फिर आपको ये भी पता होगा दायां पांव पकड़ा था या बायां पांव पकड़ा था या दोनों एक साथ पकड़ लिए थे, गोडे पकड़े थे या गिट्टे पकड़े थे, मतलब ये भी तो मतलब कहते हैं कि हद ही पार कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि मतलब तीसरा फरीक क्या होना था, तो वहां पे सारे फरीक थे, वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद थे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद थे। अच्छा, ये सारे लोग मौजूद थे। अब इसको मार्केट करने की प्लानिंग यहां से हमें नजर आती है कि गौहर साहब ने ये रिक्वेस्ट की, जो कैच है गौहर साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि तस्वीर जो जारी हों उसमें मेरी तस्वीर जारी ना की जाए और मेरी फुटेज भी जारी ना की जाए। अच्छा। और ये रिक्वेस्ट ऑनर की गई। ठीक है। ये भी मुझे जिम्मेदार जराए की तरफ से बताया गया। बहुत इनसाइड स्टोरी है, एग्जैक्टली मतलब ये तजवीज ऑनर की गई, लेकिन उनके ये ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि इसको वीव किया जाएगा आगे एक बड़ी स्टोरी बनाने में ना। गौहर साहब वहां पे मौजूद थे, उसी मीटिंग में मौजूद थे। इन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी तस्वीर भी रखवाई, अपनी फुटेज भी रखवाई, और अच्छा उसके बाद फिर जिस तरह बस आखिरी फिक्रा, आज जियो ने उसको फ्रंट से लीड किया
اور وہی نیوز ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, میں نام لے رہا ہوں, میرے دوست ہیں عمار صاحب اس کے سربراہ, اس نے اس کو پیچھے سے آرکسٹریٹ کیا اور ایک دم یہ فلیش ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اتنا فلیش ہوا حالانکہ کہ ابھی پولیٹیکل ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہا ہے یہ بیٹھ کے, حالانکہ نارملی اس کی طرف اس لیول کی چیز کی باقاعدہ تردید نہیں آتی, اس کی بے قاعدہ تردید جاری کی گئی ہے, مطلب کہ باقاعدہ فورم سے جاری نہیں کی گئی. لیکن مطلب میں پھر وہی کہوں گی کہ خبر دیتے وقت اور خبر کا تجزیہ کرتے وقت ہم صحافی حضرات بھی بعض اوقات اتنے وہ کہتے ہیں کہ 9 فٹ اچھل پڑتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس خبر کی حساسیت کیا ہے. جواد فیضی صاحب, آپ ان بیک, ویسے تو یوں کہہ لیجیے کہ رضوان رضوی صاحب نے اپنے مطابق جو ان کے پاس خبر تھی وہ ہمارے ساتھ شیئر کی, آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں سر؟ کیا بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ چلیں آج نہیں بھی ہوئی, اس ملاقات سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اس سے پہلے تو ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ان بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کیا نون لیگ آن بورڈ ہے؟ دیکھیے سارے آن بورڈ ہیں, اور پہلی بات تو یہ سن لیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اس نشست کے لیے بلایا ہی نہیں گیا تھا. یہ گنڈا پور صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ان کا تعلق کے پی سے ہے, کے پی سے ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, ہمارے علاقے کے معاملات ہیں, تو انہیں بلایا جائے. پھر اگلی فنکاری انہوں نے جو رضی صاحب بتا رہے تھے وہ میری فوٹو نہ لگانا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے رضوان رضی صاحب نے سارا کچھ بتا دیا, 30 سیکنڈ کے اندر کیا بات ہو سکتی ہے. کہوں گے بیرسٹر گوہر صاحب جس طریقے سے پیٹ ہلکا کر کے چلے گئے نا صحافیوں کے سامنے سے, اب انہوں نے اپنے اوپر شاید ایک کراس لگوا لی کہ ان کو دوبارہ اس قسم کی سنجیدہ ملاقاتوں کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. ہاں تو پھر نہیں کرنا چاہیے تھا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مل کے بانی کا بٹا بٹھا رہے ہیں, یہ کوئی ٹڈو نال نہیں ہے, لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, ابھی یہ ہیلی کاپٹر کا ذکر ہوا, رضی صاحب شکر کریں جہاز نہیں پاجتے وچ, لہٰذا یہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی پتہ نہیں نہ ہوتا, جو مرضی ڈال دیں, کیا ہے اپنے پلے ہی پانے نا. تیسری بات یہ دیکھیے, یہ جو ملاقات تھی اس میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, یہ امن و امان تھا, دہشت گردی تھی, اس میں اسی لیے تمام پولیٹیکل فورسز آئی تھیں کہ یہ امن و امان, اور اس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اگر امن و امان نہیں ہوگا تو معیشت کیسے بہتر ہوگی, معاملات کیسے بہتر ہوں گے, تعلیم اور صحت کے معاملات کیسے چلیں گے, اور صوبے کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو سب مل کے ٹھیک کریں. رہ گئی بات یہ کہ اگر آرمی چیف صاحب نے ہی ملنا ہو نا, تو پھر مجھے ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس پہ اور پھر سے غور کرنا پڑے گا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جرم ہم نہیں کریں گے, اب ہم یہ جرم نہیں کریں گے, اور پہلے گناہ ہم دھونے کی کوشش کریں گے. لہٰذا ایسی کوئی چیز نہ تو ہمارے سپاہ سالار کریں گے, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ملک کے معاشی معاملات پہ اور دفاعی معاملات پہ ایس آئی ایف سی کی صورت میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, بیرونی سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کے لیے تو وہ باقاعدہ مستعد ہے, فعال ہیں, ان کے جوان بھی, لیکن سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں. خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے پہلے اور اس کے بعد مذاکرات کے دن یہ شوشے چھوڑنا, یہ بس انی ڈالنے والی بات ہے. احمد ولی صاحب, آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی, میں چاہوں گی کہ یہاں پہ بھی جو آپ کو لگے کہ ہمیں وہ والا ایک پوائنٹ تھا جس پہ میں نے ہائی لائٹ کرنا اس معاملے کو, وہ بھی کیجیے گا. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس تمام صورتحال کے پیش نظر سر, جو پچھلے دنوں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں, آج نہیں تو کل ملاقات تو ہوتی ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ جو سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں نتیجہ وہاں سے نہیں نکلنا, نتیجہ پیچھے سے نکلنا ہے. اور شاید اس کی ایک صورت ہمیں یہ بھی نظر آ سکتی ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات میں کمی آئی ہے, شاید وہ بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ان کو چاہیے تھا تحریک انصاف کو کہ ایکسائٹمنٹ میں نہ جاتے, یعنی بانی پی ٹی آئی سے اگر بات ہوئی تو اس میں وہ بھی کہتے ہیں جی وہ ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے, علی امین کو یا بیرسٹر گوہر؟ یہ تینوں ہیں, مطلب گوہر جو ہیں وہ تو مین کلپریٹ ہیں, اور بانی پی ٹی آئی جو وہ بھی پیچھے نہیں رہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی وہ سیکیورٹی کے اوپر معاملات تھے, اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, اسی کے اوپر پردہ رکھتے, تو ان کے بینیفٹ میں جانا تھا یہ کہ ضرور کوئی اور بات تو ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ بڑی خوش آئند تھی مذاکرات, دیکھیں ہم تو اوپنلی مذاکرات کر رہے ہیں, اور یہ تو بیک ڈور کی بات کرتے ہیں, ہم تو سامنے بات کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے تو اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ جیسے آرمی چیف سے ان کی بات طے پا گئی. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, جس سے امبیرسمنٹ ہوئی ان کو اب
भाई आप क्यों एक्साइटमेंट में जा रहे हैं? आपका काम था कि भाई मुलाकात हुई, हाँ। आप जितना मर्जी रिपोर्टर पूछे आपसे, आपका काम था, कहते हैं भाई सिक्योरिटी के मामला थे और इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। ये बिल्कुल वैसे ही बाउंस बैक हुआ जैसे मैं पहले राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से बात कर रही थी कि जब आप लोगों ने बाद में तय करना तो अभी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कर लेते और यहाँ पर इस वाले मामले में ये लोग गफलत कर गए। देखें वो भी उन्होंने भी आके एकदम से सारा कुछ खोल के रख दिया कि भाई हम आपके तो मुतालबात ही सही नहीं है। हाँ। आपको मुतालबात का पहले ही पता था, फिर आप बातचीत कर रहे हैं आपने जो उनसे, टेस्ट लिख के दिए वो ठीक तुम्हारे है? लिए बाउंड्री में और होते ही नहीं। उसी के ऊपर आप कह रहे हैं जी हम तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब कि आप क्या किस किस्म के मुज़ाकरात चाहते हैं या उनको क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? आप उनसे सीधा सीधा कहें कि भाई ये जो मुतालबात हैं हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे, आप जाएं कोई और काम लेके आए, वो हम कर लेते हैं बात उस पर। तो अब ये जो अगला दौर होगा उससे क्या मुस्बत नतीजे निकलेंगे, कैसे वो पार्टीज का देखें दोनों लीडर बड़े हैं, हो सकता है कुछ वो ऊपर नीचे मामला बड़े सीनियर लीडर हैं, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी जो हैं वो बड़े सीजन किस्म के सीजन मैं कहती हूँ मियां साहब को पाकिस्तान लाने में अगर किसी का कोई बड़ा किरदार है तो इरफान सिद्दीकी साहब का है। दोनों जो लोग टीवी पे बैठ के उन्होंने इतनी प्रेस टॉक की है जी। तो उसके पीछे कुछ तो है, ठीक है। यानी ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो ऐसी फजूल बात थी। अब तो जो सारा एजेंडा जो है वो टॉप लीडरशिप के पास जाएगा और वो भी डिसाइड करेंगे। चले मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि गोल एक एक से बराबर हो गए। उधर राना सना ने और इरफान सिद्दीकी ने बेवजह गुफ्तगू फरमा दी और इधर बैरिस्टर गौहर साहब अगर खामोशी इख्तियार कर लेते तो मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस ही रहती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गजा जंग बंदी मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़िर, प्रोग्राम के सेगमेंट में गजा अमन मुआहदे के हवाले से बात करेंगे जिसके ऊपर हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ कतर की हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से तस्दीक सामने आ गई है कि ये मुआहदा जो है वो तय पा गया है। 3 फेजेस रखे गए हैं इस मुआहदे के, लेकिन उन फेजेस के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं यहाँ पे एक अपडेट आपको दूंगी कि अब तक जो यूँ कह लीजिए कि शहादतें रिपोर्ट हुई हैं फ़लस्तीन से, गज़ा से, उसके मुताबिक बताया गया है कि 40,640 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। और इसके अलावा अगर फ़लस्तीनी यरगमालियों को जब रिहा करने का मामला आएगा तो बताया जा रहा है कि 1000 से ज़ायद लोग हैं, जिनमें फिर मैं अगेन कहूँगी बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। इन सबको रिहा करने का जो ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा और इतवार के रोज़ से कहा जा रहा है कि इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा, लेकिन अभी कोई टाइम जो है वो उसका तयन नहीं किया गया है। ये अमन होगा जिस तरीके से कह दिया गया है या फिर इसके हवाले से हम मज़ीद ये देखेंगे कि इसराइल अब भी बाज नहीं रहेगा। रिजवान नसीर साहब, आपको लगता है कि मुआहदा तो तय पा गया है लेकिन इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो अमल दरामद होगा वो आसान हो पाएगा? देखिए, ये जब शुरू हुई थी ये मुज़ाहमत कह लें या जो भी कह लें आप इसको, तो उस वक्त फ़लस्तीन के कुछ लोगों से बराह रास्त भी यानी कि लाहौर में वो तशरीफ़ लाए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई थी और ऑनलाइन भी लोगों से डिस्कशन हुई थी। एक नुक्ता नज़र हमारा है कि जनाब आप अब जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं, इतनी तबाही फिर गई है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। एक नुक्ता नज़र उनका था और मुझे ये लगा कि वो हालांकि एक उनमें से हमास के नुमाइंदे थे, दूसरे अल-फतह के थे या किसी दूसरे ग्रुप के थे, लेकिन नुक्ता नज़र उनका एक ही था कि हमारे साथ ये आज थोड़ी शुरू हुआ है, हमारे साथ तो ये 50 साल जारी है। आपको अब पता चल रहा है एक बात, और अगर हम ये ना करते तो जिस तरह से इसराइल की डोमिनेंस कायम हो रही थी तो हमारी तो फिर तारीख के अंदर भी कहीं जिक्र नहीं मिलना था। तो उन्होंने ये कहा कि हमने अपना खून देकर अपने मसले को जिंदा किया है और हमें पता है कि अच्छा, मजे की बात है कि शुरू में वो कहते थे कि 2-2.5 लाख फलस्तीनी शहीद भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो अगर उनकी उस स्टेटमेंट को लिया जाए तो ये तो फिर इसका मतलब है, आप देखिए हमास की पूरी लीडरशिप शहीद हो गई। जी जी। अब आप ये हानिया साहब जो थे और उनको उन्होंने ईरान के अंदर टारगेट किया। मेरा मतलब है कि इसी तरह जो उनकी जगह पे आए उनको भी शहीद कर दिया गया। जो आपने ईरान के हवाले से बात की ना रिजवान से साहब, क्योंकि जब फ़लस्तीन अमन मुआहदे के हवाले से हम बात करते हैं तो इस जंग के जो खमियाजा है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों ने नहीं भुगता, ईरान ने भुगता, शाम ने भुगता,
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی مزید ایک دو اور ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھگتے ہیں، تو سر ان کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ دیکھیے فلسطین نے تو اتنی بڑی صورت اختیار کر لی تھی کہ اس کے تو پولیٹیکل ریپرکشن پاکستان میں بھی آنا شروع ہوئے نا، افغانستان تک گئے، وہ اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں، اور اب ان کی سیلیبریشن بھی آ رہی ہے فلسطینی بچوں کی، اور باقی جو القسام بریگیڈ ہے ان کی وہ ہوائی فائرنگ وغیرہ بھی آ رہی ہے. مطلب ابھی پروگرام سے پہلے میں بات کر رہا تھا ولید بھائی سے کہ یار اتنی تباہی پھروانے کے بعد آپ نے یہ کچھ حاصل کیا ہے، از اٹ ورتھ اٹ کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سر یہ ورتھ اٹ ہے یا نہیں ولید صاحب، کیونکہ ابھی بھی معاہدے کے آغاز سے پہلے ہی یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی کہ اسرائیل کی دوبارہ سے بربریت وحشیانہ بمباری میں 40 فلسطینی شہید ہوئے. وہ انہوں نے حنین یا جنین کا مقام ہے جہاں پہ اسرائیل نے پہلے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے، تو اب وہ سیز فائر سے پہلے وہاں پہ بھی تباہی پھیر کے نکلنا چاہ رہے ہیں. مطلب سارا کٹی کٹا مکا کے ہاں، ان کے ٹارگٹس میں ایک یہ بھی ہے. یہ ایکچولی سیز فائر ہے، یعنی سمجھے کہ جنگ چل رہی، لیکن اس میں ایک سیز فائر آئے گا، ایک پاز آ گیا، اور اس میں یہ کہ اب معاملات جو ہیں کس طرف جائیں گے، مذاکرات ہوں گے، جو بھی رہائی ہوگی، جو بھی چیزیں طے ہوں گی، اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا. اور یہ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف بھی آ جائے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور اس دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، اور اسرائیل کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں چکر یہ ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت میں نہیں ہے، طاقت جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس طاقت کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں. آپ کو تھوڑا اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. بالکل، ٹیکنالوجی تو بالکل ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اگر آپ اتنے لوگ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ بھائی کس مقام پہ جا کے آپ دوبارہ سے کسی کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. کیا آپ میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ جب طاقت نہیں ہے تو پھر آپ بڑھ کے لگانا بند کر دیں. یعنی ٹھیک ہے، اپنی کاز کے اوپر قائم رہیں، اور کاز جو ہے بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنی کاز. لیکن ولید صاحب یہاں پہ مسلم امہ کا کردار بھی تو بہت بڑا سوال نشان رہا ہے نا. اگر آپ یہ بات کر بھی لیں کہ وہ مطلب ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ ہتھیار وہاں پر موجود نہیں تھے، تو بڑی بے شرمی کی بات ہے ہم سمیت جتنے بھی مسلم امہ سے وابستہ مسلم ممالک ہیں سر، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وار شروع ہو جائے مسلمانوں کی، اور دیگر مذاہب ہیں اس میں، کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. آپ کے جو اسکالرز ہیں پڑھے لکھے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں کہ ہمیں اپنی کاز کو کیسے زندہ رکھنا ہے، صرف قربانیاں دے کے یا کسی پلیٹ فارم کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کے اوپر ہم جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات چیت کریں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. جواد فیضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو 3 فیزز رکھے گئے ہیں یہ بالکل درست ہیں اور درست نکات ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید ابھی بھی کچھ ہے کہ جس کے اوپر پہلے ہی بات چیت ہو جائے تو ذرا زیادہ بہتر رہے گا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. امت مسلمہ کا بھی ذکر ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کا میپ نقشہ آنے کے بعد جس قسم کا رد عمل MBS کی طرف سے آیا ہے، اور پھر جس طرح ترکیے کے اندر رجب طیب ایردوان کے صاحبزادے بلال ایردوان نے بہت بڑی ریلی سے، لاکھوں کے اجتماع سے جو وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ترکیے کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم غازہ کے حوالے سے پھر خود آ جائیں گے. لہٰذا یہ وہ میسیجز ہیں جو چلے گئے، امریکہ کو بھی چلا گیا، اسرائیل کو بھی چلا گیا. اس کے بعد پھر یہ قطر کے مذاکرات جو ہیں اس میں جان پڑی، اور اس پہ لیکن مجھے سچی جو بات ہے، مجھے اتنی قربانیوں کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے باز رہے گا. اس کے اپنے گولز ہیں. ہاں، یہ ضرور ہوا کہ پوری دنیا میں 40,640 ہم نے شہادتوں کے بعد پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا. خود امریکہ کے اندر، خود اسرائیل کے اندر اس جنگ کے خلاف، ان حملوں کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، اور بہت سارے ممالک میں ہوئے. لہٰذا یہ ایک میسج ضرور پوری دنیا میں چلا گیا. اور خاص طور پہ یہ جو لاس اینجلس کی آگ ہے نا، اس کے بعد بھی
वहां पे ये पता चला कि आग नाल मरना की हुंदा है। लिहाजा अभी काफी सोचें आएंगी और फिर आखिरी जुमला ये कि फिर उसी आगज़दा शहर में जब खुद रिक्वेस्ट की गई ना कि अजाने दे दो यार, शायद इससे ही रुक जाए, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ आने लग गया कि नहीं यार, मामला सिर्फ आग आपने बड़ी बरसाना नहीं है, अच्छी तरफ बच्चे तवज्जो मारने दिलवाई नहीं है है। जवाद फैजी साहब। और अक्सर हम लोग घरों के ड्राइंग रूम्स में या मोबाइल फोन पकड़ कर तो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और बेशक के अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। हमें देखना होगा कि हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां क्या हैं। बड़े बड़े ऐसे हादसात और सानेहात हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ सबक नहीं सीखते, और इसका ताल्लुक सिर्फ एक दीन या एक मजहब से नहीं है, पूरी इंसानियत से है। ब्रिगेडियर साहब रब्बुल आलमीन है। बेशक बेशक। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि नस्ल कुशी कर दी गई ना गजा में, तो यहाँ तक कि नौज़ायदा जो बच्चे हैं उनको भी बख्शा नहीं गया, टारगेट किया। इसके बावजूद आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है इसराइली बर्बरियत की? जैसे कि भी जवाब फैजी साहब कह रहे थे कि उनकी चाल ढाल को देखकर लगता तो नहीं है कि वो भी खामोश बैठेंगे, कुछ उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? चलें ब्रिगेडियर साहब से मैं दोबारा आती हूँ। रज़ी साहब आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? देखिए मैं आपने क्या फरमाया सर, मैंने ये कहा कि मतलब ये नहीं कि नौज़ायदा बच्चों तक को हाँ टारगेट किया किया बच्चों इसके पीछे कुछ रह नहीं जाता। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह उन्होंने बुलडोज किया है, मलिया मेट किया है, और एक बहुत बड़ी नस्ल ऐसी है जिसके फैमिली में से शायद उन बच्चों के कोई भी नहीं बचा। हाँ। अहमद वलीद साहब, इट्स सच अ वेरी सेंसिटिव मैटर, देयर इज नो डाउट। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ऑब्वियसली रिसेंट हिस्ट्री में इतना बड़ा वाक़या, इतनी बड़ी जंग और इतने बड़े लॉसेस देखने को नहीं मिले। यानी जिस तरह से निहत्ते किस्म के ख़वातीन, बच्चे, जिस तरह से उनको निशाना बना के उन्होंने मरियामेट किया है, बर्बरियत जो है वो सामने नज़र आ रही है कि कितने ज़ालिमाना तरीके से उन्होंने हमले किए और एक टारगेट करके पूरा उस खित्ते को तबाह करने की कोशिश की गई। और उसके बाद एक जुमला जी आप कहें। चलें, अब कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर साहब हाँ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्विक रखिएगा ब्रिगेडियर साहब, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी। कमेंट मैं आपका चाहूंगी इस मामले पर। I think there's some distortion. मैं तो आपके जरिए खास तौर पे हॉलीवुड के बड़े स्टार जेम्स वुड्स को ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह तुम इसराइल के हक में बयान कर रहे थे और कह रहे थे वो खत्म ही करके रख दो, अल्लाह ने तुम्हें एक चांस दिया, जिंदगी तो नहीं दी है, चांस भी नया दिया है। उस जैसों को जो ऐसी सोच वाले थे उनको ये चांस मिला है कि वो तौबा कर लें और इंसानियत के लिए कुछ सोचना शुरू कर दें। ब्रिगेडियर साहब, गजा मामले पर मैं गुफ्तगू कर रही थी, आपने गालिबन सभी मेहमानों की बात सुन रखी होगी, अगर मेरा सवाल आप ना सुन पाए हो तो। देखिए जी, शेमफुल कॉन्डक्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ द मुस्लिम उम्मा, ओआईसी, अरब लीग, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो कुछ हुआ गजा में, दे आल्सो हैव टू टेक अ ब्लेम, ये भी इसमें शामिल थे, इनके अपने कॉम्प्रोमाइजिंग इंटरेस्ट थे। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो गजा में रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है, हमें उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड इस वक्त नंबर 1 एजेंडा है, वो जो सीज फायर की जो चीजें फाइनलाइज हुई हैं, और उस ह्यूमैनिटेरियन एड में अब पाकिस्तान को खुल के जो है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन गुड जो है, कंसाइनमेंट जो है भेजनी चाहिए। मैं लास्ट एक जुमला आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ। देखें, ये जिस दलदल में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के मामलात में पाकिस्तान फंसा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये लोगों को सोचना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पाकिस्तान में ये मुज़ाकराती अमल अगर फेल हो गया, नाकाम हो गया, बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आपका आ गया और आपने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ा प्यारा जुमला छोड़ा है कि जो आबादकारी का जो है ना वो सिलसिला शुरू होगा अब गजा में, तो वी बीइंग मुस्लिम्स और बिलखुसूस हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम कहाँ कितना किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तानी कौम जो है वो ज़कात और खैरात करने में बहुत आगे होती है, और आगे आने वाले दिनों में जैसे कि हम देखेंगे कि रमज़ान का महीना भी जो है वो शुरू हो जाएगा, तो कोशिश रखिए कि वहाँ पर आबादकारी होने में हम जहाँ वहाँ के लोगों के लिए खैर कर सकते हैं हम वो करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।